नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। भीमा कोरेगांव हिंसा और अर्बन नक्सल मामले में एक नया खुलासा हुआ है। कुछ नई जानकारियां आई हैं। आरोपियों के वकील का यह दावा है कि आरोपियों में से एक रोना विल्सन के लैपटॉप से मिले साजिश वाले मेल उन्होंने लिखे नहीं थे, बल्कि वो प्लांट किए गए थे। वकील मिहिर देसाई के मुताबिक पुणे कोर्ट के आदेश पर मिले हार्ड डिस्क के क्लोन को अमेरिका की अरसलान डिजिटल फोरेंसिक लैब भेजा गया। अर्सेनाल की रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है कि सभी 10 मेल मालवेयर के जरिए प्लांट किए गए। बचाव पक्ष के मुताबिक इस रिपोर्ट से साफ है कि सब कुछ एक साजिश के तहत किया गया, इसलिए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मामला खारिज करने की मांग की गई है। हमारे साथ हैं वकील मिहिर देसाई। सर, ये जो नई बात सामने उभर कर आई है, ये कहां से और कैसे आई और कितनी ऑथेंटिक है? मेरे ख्याल से ऑथेंटिक तो पूरी है। डिफेंस, क्योंकि जो कंप्यूटर सीज किया था रोना विल्सन के यहाँ से, पुलिस का यही कहना था, इन्वेस्टिगेशन का यही कहना था कि सब एक कंप्यूटर पे कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो हमें मिले हैं, जैसे कि एक साजिश है पीएम मोदी को मारने की, ये है वो है, दूसरे भी कई डॉक्यूमेंट्स हैं, और ये डॉक्यूमेंट से साबित होता है कि एक कॉन्स्पिरेसी थी। तो उनका पूरा जो केस है ये 16 लोग के सामने, वो पूरा केस ये कंप्यूटर पे जो डॉक्यूमेंट्स मिले थे उसके ऊपर है। पहले से ही हमारे क्लाइंट्स जो है वो कह रहे थे कि ये डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिक नहीं है, गलत है। तो जब पुणे कोर्ट ने पुलिस को ऑर्डर किया था कि आपने जो कंप्यूटर सीज किया है उसकी ऑथेंटिक कॉपीज आप इनको दीजिए, एक्यूज को दीजिए, तो वो हमने ली। और फिर हमारे जो वकील है, डिफेंस टीम के जो वकील हैं, उन्होंने तय किया कि ये हम एक इंडिपेंडेंट लेबोरेटरी, जो कि रिनाउंड लेबोरेटरी हो, इंडिपेंडेंट हो, जिन्होंने ऐसे केसेस पे स्टडी किया हो, वैसी लेबोरेटरी को भेजें और उनसे जाने कि क्या इसमें सचमुच ये डॉक्यूमेंट्स थे, नहीं थे, कहाँ से आए, कब आए वगैरह। तो इसलिए आर्सेनल करके जो एक बहुत ही इंडिपेंडेंट क्रेडिबल लेबोरेटरी है यूएसए में, मैसेच्यूसेट्स स्टेट में, उनके पास ये भेजी गई। उन्होंने कई केसेस किए हैं आर्सेनल का। अगर आप वेबसाइट पे भी जाके देखें तो देखेंगे कि बॉस्टन बॉम्बिंग केस है वगैरह, काफ़ी चीज़ों में उन्होंने उनका रोल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट्स को भी कभी कभी उन्होंने हेल्प किया है। तो उन्होंने फिर रिपोर्ट बनाया और रिपोर्ट बना के ये दिखाया रिपोर्ट में कि ये जो 10 के 10 डॉक्यूमेंट, हमने उन्हें पहले बोला कि ये 10 डॉक्यूमेंट जो है खास करके वो देखिए और बताइए कि ये 10 डॉक्यूमेंट कब आए, कहाँ से आए। वो रिपोर्ट में लिखा, उन्होंने बताया कि इस तरह का, कि आर्सेनल का क्या कहना है वो रिपोर्ट आपको पढ़ना चाहिए। आर्सेनल का कहना है कि हमने कई सैकड़ों ऐसे इन्वेस्टिगेशन किए हैं, लेकिन इतनी हद तक जो कॉन्स्पिरेसी है किसी के कंप्यूटर को टेम्पर करने की, वो आज तक हमने देखी नहीं है। और लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण का आज जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से ये साफ किया है कि तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे, उसे बस संशोधन मंजूर है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए ये कहा कि वो एक कंफ्यूज्ड पार्टी है। प्रधानमंत्री के जवाब के दौरान लोकसभा में खूब हंगामा हुआ और कांग्रेस ने वॉकआउट भी किया। न खुद का भला कर सकती है, न देश की समस्याओं के समाधान। सब कुछ वैसा का वैसा वो है पुराना। क्या हुआ है, एक अतिरिक्त विकल्प व्यवस्था मिली है, वो भी क्या कंपलसरी है? किसी कानून का विरोध तो तब मायना रखता है कि जब वो कंपलसरी हो। ये तो ऑप्शनल है। आपको मर्जी पड़े यहां जाना है जाइए, आपको मर्जी पड़े वहां नहीं जाना है वहां जाइए, जहां ज्यादा फायदा हो वहां किसान चला जाए, ये व्यवस्था की गई है। कानून लागू होने के बाद न देश में कोई मंडी बंद हुई है, कानून लागू होने के बाद न कहीं एमएसपी बंद हुआ है। ये सच्चाई है जिसको हम छुपा करके बातें करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। मैं कांग्रेस के साथियों को याद दिलाना चाहता हूं कि देश के लिए पब्लिक सेक्टर जरूरी है, तो प्राइवेट सेक्टर का भी भागीदारी उतनी ही आवश्यक है। हमारे वैक्सीन निर्माता क्या ये सारे सरकारी हैं क्या? ये हो हल्ला, ये आवाज, ये रुकावटें डालने का प्रयास
एक सोची समझी रणनीति के तहत है। और सोची समझी रणनीति ये है कि जो झूठ फैलाया है, जो अफवाहें फैलाई हैं, उसका पर्दाफाश हो जाएगा, सत्य वहां पहुंच जाएगा तो उनका टिकना भारी हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी जिसने करीब करीब 6 दशक तक इस देश में एक चक्री शासन किया, ये पार्टी का ये हाल हो गया है कि पार्टी का राज्यसभा का तबका एक तरफ चलता है और पार्टी का लोकसभा का तबका दूसरी तरफ चलता है। ऐसी डिवाइडेड पार्टी, ऐसी कंफ्यूज पार्टी किसान के पवित्र आंदोलन को बर्बाद करने का काम आंदोलनकारी ने नहीं, आंदोलनजीवियों ने किया हुआ है। और इसलिए देश को आंदोलनकारी और आंदोलनजीवियों के बीच फर्क करना बहुत जरूरी है और देश को इन आंदोलनजीवियों से बचाना वो भी उतना ही जरूरी है। तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देश को आंदोलनजीवियों से बचाना जरूरी है। और लोकसभा में हुए हंगामे पर कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मजबूरी में विरोध करना पड़ता है क्योंकि किसानों को बदहाल नहीं देख सकते। सिर्फ ये चाहते हैं कि आप इसको वापस करें। 6 वाट्स चाहते हैं रिफिल, REPEL। आसमान नहीं टूट पड़ेगा। किसान ने लोगों से बात करो, नए ढंग से नए सिरे से लाओ, कोई हर्ज नहीं। मैं आपको विरोध इसलिए नहीं करते कि आपको हमें पसंद नहीं है, मैं विरोध करते ही मजबूर होकर, क्योंकि ये किसानों को ये बदहाल, ये बर्बादी हमें और सहन नहीं जाता। और किसान आंदोलन के पक्ष में कांग्रेस ने पहली बार अपनी पहल पर सहारनपुर में एक महापंचायत की है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वहां पे पहुंची और कहा कि सत्ता में आए तो कांग्रेस इन कृषि कानूनों को खत्म कर देगी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के दिल में किसान नहीं रहते, पूंजीपति रहते हैं। सहारनपुर की पंचायत में पहुंचने से पहले प्रियंका गांधी ने शक्तिपीठ शाकुंभरी देवी के दर्शन किए और फिर सहारनपुर की प्रसिद्ध रहीमिया खानकाह में हाजिरी भी लगाई। कांग्रेस द्वारा आयोजित इस किसान महापंचायत में मंच पर कोई किसान नेता नहीं था, लेकिन फिर भी हजारों किसान मौजूद थे। प्रियंका गांधी ने तीनों कृषि कानूनों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधा। आज जो 3 कानून इस सरकार ने बनाए हैं वे राक्षस रूपी कानून है जो किसान को मारना चाहते हैं। प्रियंका गांधी ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि प्रधानमंत्री किसानों का अपमान करते हैं, जबकि उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं। जिनको हमने सत्ता दी, जिनको हमने प्रधानमंत्री बनाया, वो हमारी बात सुनेंगे, वो हमारे पास आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। उल्टा संसद में खड़े होकर उन्होंने मजाक उड़ाया। उनके मंत्रियों ने अपशब्द बोले। इन्होंने अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों के लिए सब कुछ किया है, उनके लिए सारे दरवाजे खोल दिए। आंदोलन जारी रहे। इस रैली पर बीजेपी की भी नजर थी। ये किसान आंदोलन के लिए जो भी मंच बने थे, उस पर लगातार हर किसान नेता ने कहा कि हमारे मंच गैर राजनीतिक हैं, राजनीतिक दलों का यहाँ पर स्वागत नहीं है। तो अगर कोई राजनीतिक दल के लोग वहाँ पर जा रहे हैं तो मुझे लगता है इस पर तो उत्तर केवल किसान नेता ही दे पाएंगे, आखिरकार कौन लोग वहाँ पर जा रहे हैं। प्रियंका गांधी इस पूरे महीने उत्तर प्रदेश में ऐसी 3 किसान महापंचायतों को संबोधित करेंगी। अब तक किसानों के मुद्दे पर चौधरी अजीत सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोक दल ही महापंचायत कर रही थी। अब कांग्रेस ने भी महापंचायतों का दौर शुरू किया है। किसान आंदोलन में वो लोग जो हमारे लोग शहीद हो गए चमोली में, 1 मिनट के मौन के साथ मैं सब लोगों से आग्रह करूंगा कि उनके सम्मान में 1 मिनट का मौन रखने का
इशारा साफ है कि किसानों के मुद्दे पर 2022 में प्रियंका गांधी कांग्रेस को यूपी में खड़ा करने की कोशिश कर रही हैं। प्रियंका गांधी ने जानबूझकर किसान महापंचायत के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश को चुना क्योंकि यहां पर किसान आंदोलन ज्यादा जोरों पर है और अगर 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मजबूती से लड़ना है तो किसानों का मुद्दा उनके पास एक बड़ा मुद्दा है जिससे वो लोगों के घरों तक पहुंच सकती है, क्योंकि अब तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश सांप्रदायिक रूप से काफी बटा हुआ नजर आया है, लेकिन किसानों के मुद्दे ने जाटों और मुसलमानों को वापस 2013 के दंगों के बाद जोड़ा है और यही वजह है कि चाहे वो राष्ट्रीय लोक दल हो या फिर कांग्रेस उसका लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। सहारनपुर में सहयोगी सचिन गुप्ता और अशोक कश्यप के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद ट्वीट विवाद को लेकर सचिन के समर्थन में उनके घर के बाहर जुटे प्रशंसक। और उत्तराखंड के चमोली में हुए हादसे के बाद से अब तक 190 से ज्यादा लोगों का पता नहीं है और बचाव का काम चल रहा है। इस बीच उन 13 गांवों से एक बार फिर से संपर्क जोड़ा जा रहा है जो ग्लेशियर के फटने के बाद से कट गए थे। तपोवन हाइड्रल प्रोजेक्ट की ये तस्वीरें बताती हैं कि ग्लेशियर फटने से इस इलाके में कितनी भयावह तबाही मची। 3 दिन बाद भी बचाव टीमें सुरंग साफ करने में लगी हैं जिसमें 37 मजदूर फंसे हुए हैं। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें बड़ी प्रोग्रेस नहीं है। उसमें इतना है कि अभी जब जो मलबा खोद रहे हैं तो उसमें बड़े बोल्डर भी अब दिखने लगे हैं, तो हो सकता है हमें सफलता मिले जल्दी, हम यही मान रहे हैं। इन लोगों को बचाने के लिए दूसरे रास्तों की तलाश भी की जा रही है और उन 13 गांवों से संपर्क जोड़ा जा रहा है जो रेणी पुल के बह जाने के बाद पूरी तरह कट गए हैं। रिलीफ तो ऑपरेशन बहुत इजी है। जो 13 गांवों से संपर्क कट गया था पुल का, उसको कल हमने जिप लाइन से तो जोड़ ही दिया। उसका फायदा यह है कि वहाँ आदमी भी आराम से आ जा पा रहे हैं पार। आईटीबीपी के भी राहत कैंप जो है स्टेब्लिश हो गए हैं। अभी जो स्थिति चल रही है कि थोड़ा काम स्लो हो गया परसों से, क्योंकि जो उसके अंदर जो मक भरा है वो बहुत लिक्विड ही है, तो वो लगातार निकलता जा रहा है। शायद वो पहले कंप्रेस हो गया था, इसलिए बहुत ज्यादा तेजी से हम अंदर नहीं पहुंच पा रहे हैं। यहाँ पर आईटीबीपी, आर्मी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सभी लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन समस्या ये हो रही है कि 72 घंटे से जो लोग अंदर है उनके पास न खाना है, न पानी है, न बिजली की कोई सुविधा है। अंदर ऑक्सीजन भी काफ़ी लिमिटेड है, तो इसके चलते अब काफ़ी समस्याएं हैं। अब बहुत क्रूशल फेज है, इसीलिए राहत और बचाव के काम में और तेजी लाई जा रही है ताकि जो लोग अंदर हैं उनको जल्द से जल्द बचाया जाए। कैमरा पर्सन रश्मि मेहरा के साथ अक्षय उमरे, एनडीटीवी इंडिया। और मुंबई में आज सचिन तेंदुलकर के समर्थन में उनके घर के बाहर उनके प्रशंसक जुटे और वी सपोर्ट सचिन के नारे लगाए। दरअसल किसान आंदोलन के समर्थन में विदेशी हस्तियों के ट्वीट के बाद सचिन तेंदुलकर ने जो जवाबी ट्वीट किए जिसमें वो भारत सरकार को सपोर्ट करते दिखे, उस पर विवाद खड़ा हो गया और इसके बाद उन पर सरकार के बचाव का आरोप लगाया गया, सरकार के बचाव करने का, और उनके खिलाफ प्रदर्शन भी किए गए थे। और इसके बाद आज उनके फैंस यहां जमा हुए। तो बड़ी खबर में आज के लिए इतना ही।